हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज यहाँ पर प्रयाक्ता जो कि आपका बहुत ही खास चैप्टर होता है, उसके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक देने वाले होंगे। ठीक है, वो ये प्रश्न है बच्चों जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लास्ट तक वीडियो को देखना पड़ेगा। लास्ट तक 10 नंबर के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है और आते हैं पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका सह प्रतिबंध प्रयाक्ता पर है। ये देखिए बहुत कमाल का प्रश्न है बच्चों, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कहता है यदि PA बराबर 3/10 है, PB बराबर 2/5 है, PA यूनियन B का मान 3/5 है, तो कहता है PB/A प्लस PA/B का मान बताइए। मतलब यहां पर घटना कोई A है, घटना A के घटित होने की प्रयाक्ता 3/10 दी गई है, घटना B के घटित होने की प्रयाक्ता 2/5 दी गई है, घटना A यूनियन B की प्रयाक्ता यहां पर दी गई है 3/5, और आपसे पूछी गई है घटना B की प्रयाक्ता जबकि घटना A घट चुकी है, प्लस घटना A की प्रयाक्ता जबकि घटना B घट चुकी है का योगफल हमसे ज्ञात करवाया गया है। ठीक है, बहुत कमाल का बच्चों प्रश्न है। पहला काम तो ये करते हैं कि यहां पर योगशील सिद्धांत, जो आपका प्रयाक्ता का योगशील सिद्धांत, उससे इंटरसेक्शन का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहां पर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और यहां पर माइनस में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B लिखते हैं। तो यहां से बच्चों हम अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालना चाहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू यहां पर 3/10 दी गई है, प्लस यहां पर PB अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू 2/5 दी गई है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की वैल्यू भी 3/5 यहां पर दी गई है। इसको हल करेंगे, देखो 10 एलसीएम आएगा, ये लिख दें 3 प्लस यहां पर 2 दूनी 4 माइनस 2 तिया 6, 6 में से 7 घटाएं, 7 प्लस का है 6 माइनस का है, तो 1 बचेगा प्लस का बटे में 10। यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहां पर जो पूछा गया है उस पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B का मान हमसे पूछा गया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A बराबर कैसे लिखते हैं, घटना B के घटने की प्रयाक्ता जबकि घटना A घट चुकी है बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बटे में लिखते हैं PA। ठीक है, ये बटे में अगर A है तो PA बटे में लिखना है। यहां पर PB नीचे B बटे में है तो PB नीचे लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन तो यहां भी लिखना है। ठीक है, चाहे A इंटरसेक्शन B का है या B इंटरसेक्शन A का है, दोनों एक ही बात है ना। और अपॉन में नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ B लिख देना है। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पर वैल्यू रख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/10 यहां लिख दें, 1/10 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A 3/10 लिख देना है, 3/10। ठीक है, प्लस का निशान लगाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B 1/10 लिख दो, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B यहां पर लिख देना है 2/5। ठीक है बच्चों, एकदम ठीक है। 10 से 10 कैंसिल करोगे 1/3 तो ये हो जाएगा, प्लस यहां पर बताओ 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो 1/4 ये हो गया। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम 12 आएगा, तो 4 प्लस 3 तो यहां से हमें मिल जाएगा 7/12। ये देखो इसका छोटा सा प्रश्न था, इसका आंसर ये है। ठीक है बच्चों, जब भी कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B और यहां पर यूनियन का मान दिया जाए तो इस सूत्र की मदद से, ये प्रयाक्ता का योगशील नियम होता है, इस सूत्र की मदद से हम इंटरसेक्शन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और इस इंटरसेक्शन को हमने ज्ञात क्यों किया, क्योंकि हमें यहां पर देखो इसकी जरूरत थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A कहें या A इंटरसेक्शन B कहें, दोनों एक बात है, और अपॉन में PA लिखते हैं। और इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B को कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B/PB लिखते हैं। बस यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमने यहां से निकाली है उसको लिख लिया, PA और PB की दोनों के मान हमें दिए गए थे वो लिख लिए, और इसको हल कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को देखो, छोटा सा प्रश्न है, बिल्कुल एकदम आसान सा। इसमें कहा गया है कि घटना A के घटने की प्रयाक्ता अगर 1/2 है, घटना B के घटने की प्रयाक्ता यदि 0 दी गई है,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब घटना ए की प्रयेकता जबकि बी घटना घट चुकी है, बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पीबी होता है। अब यहां पर बच्चों पीबी का मान केवल 0 दिया गया है, बस हम इसी से बिल्कुल कह सकते हैं जब भी कभी 0 का भाग देते हैं किसी भी राशि में तो हमारी राशि क्या होती है, अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित अनंत इसको कहेंगे, है ना, अपरिभाषित मिल जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान कितना मिलेगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। छोटा सा प्रश्न। चलिए एक और प्रश्न आगे देखते हैं। अब बच्चों इस प्रश्न को देखो, बिल्कुल एकदम सीधा साधा छोटा सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए है, तो सिद्ध करके बताओ पी ए बराबर पी बी। कैसे करोगे, बहुत आसान है बच्चों। क्या करते हैं, यहां पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है। ये बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया गया है। क्या जानते हो, वो जो जानते हो लिखो भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, बराबर में यहां भी बिल्कुल वही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखें या बी इंटरसेक्शन ए लिखें, ये दोनों एक ही बातें होती हैं। और नीचे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना है। अब बच्चों यहां से देखो, ऊपर से ये ऊपर का कैंसिल कर सकते हो। जब भी कभी कैंसिल करोगे तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा, पी बी बराबर पी ए, या कहें पी ए बराबर पी बी। और यही हमें देखो प्रूव करवाया गया है, यही हमें प्रूव करवाया गया है। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों। और अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कहता है, कहता है ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं जहां पी ए का मान 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान 3/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर पी दिया गया है, तो कहता है पी का मान बताओ यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। देखो सरल बात है बच्चों, आपको पता है अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं। ऐसी दो घटनाएं होती हैं अपवर्जी जिनको कहें असंयुक्त घटनाएं हैं। असंयुक्त घटनाएं अपवर्जी घटनाएं होती हैं। असंयुक्त घटनाएं जो होती हैं उनमें सैंपल पॉइंट कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है। हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 होता है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, दो घटनाएं अपवर्जी कौन सी होती हैं, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो 0 निकलती है। ठीक है, ये याद रखना है। देखो यहां पर दिया गया है, पहले जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है पी ए, मतलब घटना ए के घटने की प्रयेकता 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी की जो प्रयेकता है वो 3/5 दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हमें पी दिया गया है और इसी पी का मान हमसे पूछा गया है। जबकि कहा है तथा ए और बी अपवर्जी घटना है। क्या कहा है, ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं। अपवर्जी घटनाएं हैं बच्चों। अगर ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, 5 है। और ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है तो इनकी प्रयेकता कितनी हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रयेकता क्या हो जाएगी बच्चों, 0। क्या हो जाएगी, 0। प्रयेकता कैसे ज्ञात करते हैं, फेवर में जितने परिणाम होते हैं बटे कुल परिणाम। फेवर में कोई परिणाम है ही नहीं, 0 है, तो हम कह सकते हैं 0 बटे कुछ भी रख दो तो 0 आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 हो जाएगा। तो अब यहां से बच्चों योगशील सिद्धांत से, प्रयेकता के योगशील सिद्धांत से प्रयेकता का योगशील सिद्धांत क्या होता है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू देखो कितनी दी गई है, 3/5। यहां लिख दें 3/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और इसको हम लिखेंगे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमें पी देखो दिया गया है, इसको पी लिख लें। जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब यहां से पी का मान निकालो तो 3/5 में से 1/2 घटाओगे, पी का मान निकलेगा 3/5 माइनस 1/2। तो ये पी बराबर हो गया 5 दूनी 10, एलसीएम आएगा
3 दूनी 6 माइनस 5 लिख दें और यहां से 1/10 इसका आंसर आएगा, p बराबर 1/10। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, एकदम लल्लू पंजू सवाल है, देखो एकदम सीधा सीधा बहुत छोटा सा सवाल है। लिखता है ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.6 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर 0.3 दिया गया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.2 दिया गया है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई दोनों के मान पूछ लिए गए हैं। है ना, सिंपल, बहुत बढ़िया है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है लेकिन बहुत साधारण सा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर कैसे ज्ञात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई इंटरसेक्शन एफ, क्या निकालते हैं यहां से, ई इंटरसेक्शन एफ और अपॉन में यहां पर पी एफ लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मान हमें 0.2 दिया गया है, नीचे पी एफ का भी मान हमें यहां पर देखो दिया गया है 0.3 दिया गया है और यहां से 2/3 लिख के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मान यहां से ज्ञात हो रहा है। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न का भी आंसर यहां से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई का मान पूछा गया है, तो पहले तो ऊपर तो इंटरसेक्शन ही लिखना है, चाहे आप एफ इंटरसेक्शन ई लिख लें या ई इंटरसेक्शन एफ लिख दें, दोनों ही एक ही बात होती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से यहां से भाग करना है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.2 और बटे में पीई घटना ई की घटना की प्रयाक्ता दी गई है 0.6। तो दोनों देखो ऊपर 10 का नीचे 10 का गुणा करते ही दशमलव खत्म, मतलब 2/6 लिखो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहां से प्रयाक्ता 1/3 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, है ना, सिंपल। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या कहता है, कहता है दिया है ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर पी है अगर, तो कहता है पी का मान बताओ। पी का मान तब बताना है यदि परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ये दोनों ए और बी घटनाएं कैसी हैं, अपवर्जी हैं, तो पी का मान बताओ, और यदि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी का मान बताओ कितना होगा। यहां से समझते हैं बच्चों, पहले हमें क्या क्या दिया गया है इनको लिख लेते हैं। यहां पर हमें कुछ दिया गया है उसको लिखें, दिया है यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया गया है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान हमें दिया गया है 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हमें यहां से पी दिया गया है और इस पी का मान हमसे पूछा गया है। पहला प्रश्न है परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, यहां पर पहले प्रश्न में कहता है यदि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, अगर ये दोनों घटनाएं अपवर्जी होती हैं तो आपको पता है अपवर्जी घटनाओं की प्रयाक्ता इस प्रकार से, इनका दोनों का इंटरसेक्शन की प्रयाक्ता क्या होती है, 0 होती है। अपवर्जी घटनाओं का मतलब ऐसी दो घटनाएं जिनके लिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होता है और उनकी अगर प्रयाक्ता ज्ञात करना चाहे, इंटरसेक्शन बी की प्रयाक्ता ज्ञात करना चाहे कितना आएगा, 0 आएगा। तो ए और बी अगर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होता है। अब यहां से देखो हम योगशील सिद्धांत से यहां पर लिखेंगे प्रयाक्ता का योगशील सिद्धांत से, प्रयाक्ता के योगशील सिद्धांत से क्या होता है योगशील नियम, योगशील नियम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। या फिर इसको यहां से हटाओ माइनस में ले जाओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है ना। अब यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान 3/5 दिया गया है, लिख दो भाई 3/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर पी दिया गया है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम 0 लिखेंगे। यहां से देखो p बराबर कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 और ये p बराबर हमें यहां से 5 दूनी 10 एलसीएम लें, 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5 तो 1/10 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 1/10। तो यदि a और b परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो p का मान कितना होना चाहिए, 1/10 होगा।
और इसके बाद देखो सेकंड वाला क्या प्रश्न है। सेकंड का प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र घटना है ए और बी, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो क्या होता है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू में पी बी होता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया गया है 1/2, 1/2 लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान पी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहां से पी लिख देते हैं। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें मिल गया p/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर p/2 मिल गया। अब यहां पर प्रायिकता का योग नियम लिख दें। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रायिकता का योग नियम, का योग नियम से क्या योग नियम होता है आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है, या फिर यूनियन से स्टार्टिंग कर दो, यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान प्रश्न में दिया गया है 3/5 लिखोगे, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया गया है 1/2, तो यहां से हम 1/2 लिखेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान p दिया गया है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान यहां से हमने देखो निकाला है कितना, p/2, तो यहां हम लिखेंगे p/2। अब इसको हल करो, देखो 3/5 माइनस 1/2 बराबर में p में से p/2 घटाओगे तो p/2 मिलेगा। ठीक है, यहां से एलसीएम 10 आ जाएगा, और इधर से 3 दूनी 6 माइनस का 5 बराबर में p/2, और यहां से देखो हमें p/2 का मान मिलेगा 1/10, और इसके बाद p का मान कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, p का मान 1/5 मिलेगा जब दोनों घटनाएं कैसी हो, स्वतंत्र घटनाएं हो, तब p का मान 1/5 है, और यदि अपवर्जी घटनाएं हैं तब p का मान 1/10 है। करेक्ट है बच्चों, ये भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये सब कुछ जो हम केवल इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न ले रहे हैं, अगर आप इन प्रश्नों के सभी प्रश्नों के एक एक करके सभी हल चाहते हो, जो कि एक्सरसाइज 13.1, 30.2, 13.3 है ना, ये सभी एक्सरसाइजों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आप सभी प्रश्नों के एक एक करके हल चाहते हो तो इस वीडियो पर जाओ। ठीक है, पूरे सभी प्रश्नों के एक एक करके सभी के हल आपको वहां से मिल जाएंगे। करेक्ट है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझदारी से काम करना है। देखो कैसे लिखा है, लिखता है दो घटनाएं ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8 दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं का मान आपसे पूछ लिया गया है। यहां पर बच्चों ये आपका ए नहीं और बी नहीं, इसको क्या कहोगे, ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता बताइए। यहां पर सिंपल सा काम, एक काम आपको यहां पर करना है कि अगर हम यहां पी ए और पी बी दोनों प्रायिकताओं का आपस में गुणा करें, देखो पी ए इंटू पी बी, इन दोनों प्रायिकताओं का गुणा करें तो यहां से देखो 1/4 गुणा 1/2, घटना ए के घटने की प्रायिकता 1/4 है, घटना बी के घटने की प्रायिकता 1/2 है, तो इनका गुणनफल यहां से हमें 1/8 मिलेगा, जो कि आप देख रहे हो गुणन 1/8 का मतलब क्या है, 1/8 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब यहां से सीधा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर हमें मिल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर यहां मिल रहा है। ठीक है, अगर ऐसा यहां मिलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अतः घटनाएं ए व बी, घटनाएं ए व बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। बच्चों अगर ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए डैश व बी डैश भी, अर्थात ए की पूरा घटना और बी की पूरा घटना, या ये कहें ए नहीं और बी नहीं भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, भी
स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए डैश व बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ये तो बात जानते ही हो। तो अगर ए डैश और बी डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं की जो प्रायिकता है वो काय के बराबर होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं के बराबर होनी चाहिए। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो फिर ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। और जब ए डैश और बी डैश दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं तो स्वतंत्र घटना के लिए है कि इंटरसेक्शन की प्रायिकता काय के बराबर होती है, अलग अलग घटनाओं की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अब बच्चों यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे निकालोगे, 1 माइनस पी ए ऐसा लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को घटाओ। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हो। तो यहां से देखो बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/4 दिया गया है इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहां से देखो दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/2 दिया गया है। और इसके बाद यहां से देखो 4 एकम 4 में से 1 घटाओ 3, 3/4 यहां लिखो इनटू में 1/2 यहां लिखो, गुणा कर दो 3 एकम 3 और बटे में 4 दूनी 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 3/8 यहां से मिलेगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है बच्चों, क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर इस प्रश्न को देखो, थोड़ा ध्यान से समझना है। लिखता है एक थैले में 5 लाल व 4 काली तथा 3 सफेद गेंदें हैं। टोटल एक थैला है, उसमें 5 लाल गेंदें हैं, 4 काली हैं और 3 सफेद हैं। टोटल कितनी होगी, 5 4 9 3 12। 12 बॉल एक थैले में है। ठीक है, कहता है यदि एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली गई उस थैले से, एक के बाद एक करके इकट्ठी 3 नहीं निकाली, पहले एक निकाल ली गई, फिर दोबारा से एक निकाली, फिर दोबारा से एक निकाली, मतलब 3 बार में एक एक बॉल निकाली गई। और कहता है गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता है। जो निकाली गई गेंद है उसको थैले में वापस नहीं रखता। तो टोटल पहले 12 बॉल हैं, उसमें से एक बॉल निकाल ली, बॉल एक कम हो गई, है ना। फिर यहां पर दोबारा से निकाली तो एक और बॉल कम हो गई, फिर एक तीसरी बार निकाली, तो कुल मिला के यहां पर इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। प्रश्न आपका ये कहता है कि लाल बॉल तो है हमारी कितनी, लाल गेंद बराबर 5 लिख दो, काली गेंद बराबर यहां पर लिख दो 4, और इसके बाद सफेद गेंद कितनी लिखनी है, सफेद गेंद बराबर यहां पर लिखो 3। कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद बराबर यहां पर लिखो 5 + 4 + 3 बराबर में 12। ठीक है, अब समझो, अब देखो यहां पर तीनों गेंदों के लाल निकलने की क्या प्रायिकता होगी, तो यहां लिखो तीनों गेंदों के लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, तीनों गेंदों के लाल गेंद निकलने की प्रायिकता बताओ कितनी लिखनी है। बच्चों ये घटनाएं कैसी हैं, ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो क्या करते हैं इनका आपस में गुणा कर देते हैं। पहले तो ये समझो कि टोटल जो 12 बॉल हैं उसमें से 5 बॉल कितनी है, लाल हैं। तो इन 5 में से अगर एक बॉल निकलती है तो ही वास्तव में लाल होगी। तो अनुकूल परिणाम यहां पर लिखो, 5 में से एक निकल के आती है 5C1 और बटे में यहां टोटल कितनी है 12, 12C1 लिख दो। ठीक है, 5 बॉल हैं लाल और टोटल बॉल हैं 12, तो 5 में से हम एक बॉल निकालेंगे तो ही वो लाल हो सकती है। तो 5C1 बटे में क्या लिखना है 12C1। पहली बॉल लाल निकली, उसकी प्रायिकता ये हो गई। अब दूसरी बॉल भी लाल निकल के आ रही है, उसकी क्या प्रायिकता है, बॉल एक कम हो गई। एक लाल बॉल अगर निकल गई तो बॉल कितनी बची, यहां पर 4 बॉल लाल बची, उसमें से एक निकलनी चाहिए, तो 4C1 लिखो। और बटे में यहां पर 12 की जगह पर अब बॉल कितनी रह गई 11, 11C1 लिख लो। ठीक है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से एक बॉल और निकल गई तो अब एक बॉल और कम हो गई ना, तो कितनी रह गई, अब ये लाल वाली अब केवल 3 बॉल रह गई, 3C1 लिख दो। बटे में यहां पर अब बॉल टोटल 10 रह गई, 10C1।
ठीक है, बस ये इसका सीधा सीधा आंसर। 5 से 1 को लिखोगे 5 बटे में 12 से 1 को लिखोगे 12 इंटू 4 से 1 को 4 बटे में 11 और यहां पर 3 बटे में 10। इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 और इसको 5 दूनी 10 और ये 4 तिया 12 और ये 12 पूरा कैंसिल, तो ऊपर 1 और नीचे 11 दूनी 22। तो तीनों बॉलों के लाल होने की प्रयाक्ता कितनी हो जाएगी? 1/22। करेक्ट है बच्चों? तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर है। बड़ा मजेदार बच्चों क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। चलिए एक और आगे प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखो बच्चों, कहता है एक विद्यालय में शिक्षक के 2 रिक्त पद हैं। 2 रिक्त पद हैं, ठीक है। साक्षात्कार हेतु 1 पुरुष तथा 1 स्त्री आते हैं। इसमें कहता है पुरुष शिक्षक के चयन की प्रयाक्ता 1/10 है, स्त्री शिक्षक के चयन की प्रयाक्ता 1/8 है। याद करिए कि दोनों शिक्षक चुन लिए जाएं, दोनों ही शिक्षक ना चुने जाएं, इसकी क्या प्रयाक्ता है? दोनों चुने जाने की प्रयाक्ता पूछी गई है, दोनों ही ना चुने जाएं उसकी क्या प्रयाक्ता है? सिंपल है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। कहता है यहां पर कि एक कोई शिक्षक पुरुष वाला है ना, उसके चुनने की घटना को ए लिख देते हैं, स्त्री शिक्षक की चुनने की घटना को बी लिख देते हैं। यहां लिख दें माना पुरुष शिक्षक के चुनने की घटना ए लिख देते हैं, ठीक है। स्त्री शिक्षक को यहां पर चुनने की घटना को बी लिख देते हैं, ठीक है। स्त्री शिक्षक के चुनने की घटना को हम बी लिख देते हैं। तो अब बताओ पुरुष शिक्षक के चुनने की प्रयाक्ता कितनी हो जाएगी? तो इसकी प्रयाक्ता प्रश्न के अनुसार दी गई है 1/10। इसी प्रकार स्त्री शिक्षक के चुनने की घटना बी है, तो उसके चुनने की प्रयाक्ता कितनी हो जाएगी? स्त्री शिक्षक के चुनने की प्रयाक्ता कितनी लिखी है? 1/8 लिखी गई है, ठीक है। अब प्रश्न कहता है दोनों ही शिक्षक चुन लिए जाएं, तो दोनों शिक्षक चुन लिए जाएं मतलब इंटरसेक्शन हो गया ना। तो यहां पर लिख देते हैं नंबर 1, दोनों शिक्षक चुने जाने की प्रयाक्ता, दोनों शिक्षकों के चुने जाने की प्रयाक्ता, शिक्षकों के चुने जाने की प्रयाक्ता बराबर कितनी लिखनी है? दोनों शिक्षकों के चुने जाने की प्रयाक्ता बराबर लिखनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दोनों चुन लिए जाए, है ना, दोनों में कॉमन हो गए, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? यहां पर दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, इसलिए क्या लिखना है? पीए इंटू पीबी के बराबर लिखना है, ठीक है। पीए इंटू पीबी, यहां पर देखो पीए का मान दिया गया है 1/10 और पीबी का मान 1/8, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1/80। दोनों शिक्षकों के चुनने की प्रयाक्ता कितनी हो जाएगी? 1/80 हो जाएगी। तथा यहां पर समझो दोनों शिक्षकों के ना चुनने की प्रयाक्ता कही गई है, दोनों शिक्षकों के ना चुने जाने की प्रयाक्ता पूछी गई है, चुने जाने की प्रयाक्ता, दोनों शिक्षकों के ना चुने जाने की प्रयाक्ता क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखोगे, ठीक है। और ये बराबर क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के बराबर, ठीक है। जब ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो इसका मतलब ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र होंगी। तो यहां पर भी आपको क्या करना है? पी ए डैश इंटू पी ए बी डैश लिखना है, ठीक है। पी ए डैश को कैसे लिखोगे? 1 - पी ए लिखोगे। इंटू में यहां पर पी बी डैश को कैसे लिखोगे? 1 - पी बी लिखोगे। और इस तरीके से यहां पर 1 - पी ए, पी ए मतलब यहां पर दिया गया है 1/10, तो यहां लिखोगे 1/10 इंटू में यहां लिखना है 1/पीबी, पीबी का मान कितना लिखना है? 1/8। तो ये तो हो जाएगा भाई 9/10 और ये हो जाएगा 7/8। 9 × 7 = 63 बटे में 10 × 8 = 80। तो यहां पर देखो दोनों शिक्षकों की ना चुने जाने की प्रयाक्ता 63/80 होगी, ठीक है ना? बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं एक और अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। तो यहां पर देखो क्या कहता है,
तीन छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, बिल्कुल ठीक है, तीन छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः दी गई हैं 1/3, 1/4 और 1/5 हैं, तो उनमें से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं आपको ज्ञात करनी है ना। सिंपल बात कहता है कम से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता बताओ। कम से कम 2 तो उत्तीर्ण होना ही चाहिए, 3 भी उत्तीर्ण हो सकते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए, 3 के लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है। कम से कम 2 का मतलब है 2 उत्तीर्ण हो प्लस 3 भी उत्तीर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 उत्तीर्ण हो या 3 उत्तीर्ण हो तो उनकी सबकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। कैसे करोगे देखो यहां पर समझ लेते हैं, बड़े आराम से समझो। यहां पर मान लेते हैं बच्चों 3 छात्र हैं, कोई ABC हम मान लेते हैं। क्या मान लें, छात्रों के नाम रख दिए, एक छात्र A है, एक छात्र B है, एक छात्र C है। तो माना 3 छात्र A, B व C हैं, ये हमने मान लिए 3 छात्र हैं, ठीक है। इनमें कहता है पहले छात्र के पास होने की प्रायिकता 1/3 है, तो आप यहां लिख सकते हो छात्र A के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, अगर उत्तीर्ण होने की प्रायिकता को हम E1 लिख दें, क्या लिख दें, P1 लिख देते हैं, ठीक है। P1 प्रायिकता को हमने क्या लिख दिया, ए छात्र के उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है उसको हमने लिख दिया P1, और ये हमें दिया गया है कितना, 1/3 दिया गया है। छात्र B के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता हमें दी गई है, इसको हमने P2 दे दिया नाम, और ये है हमारी कितनी, 1/4 है। इसके बाद में छात्र C के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 1/5 दी गई है, तो P3 हमने मान लिया, P3 बराबर 1/5 है। तो ये उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं दी गई हैं। अगर यहां पर ये कहें कि A के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता अगर 1/3 है, तो ना उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो आप यहां लिख सकते हो इसके उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता, चलो नीचे लिख देते हैं। तब छात्र A के उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता, A के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता अगर 1/3 है, तो उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता को हम P यहां बार का निशान लगा दें या डैश का निशान लगा दें, तो यहां लिख सकते हैं 1 - 1/3, ठीक है, बराबर में 2/3 लिख दें। अगर पास होने की प्रायिकता 1/3 है, तो यहां पर पास ना होने की प्रायिकता निकालना चाहो, 1 में से घटाते हैं, ठीक है। तो यहां पर 1 में से 1/3 घटाओगे, क्या मिलेगा, 2/3। इसी प्रकार छात्र B के उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता को हम P2 बार से लिख लें, तो 1 - 1/4 लिखेंगे, और ये आपका 4 में से 1 घटाओ, 3/4 लिखना है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार कोई जो छात्र C है उसके उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता को हम P3 बार से लिखेंगे, 1 - 1/5 लिख दें, तो इसको हम 4/5 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, कम से कम 2 छात्र के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, यहां लिखो कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता बराबर क्या लिखोगे, ध्यान से समझना है। मान लिया हमने पहला छात्र हमारा उत्तीर्ण हो गया, दूसरा छात्र उत्तीर्ण हो गया, तीसरा छात्र अनुत्तीर्ण हुआ है, ऐसा होगा, है ना। कम से कम 2 पास होने चाहिए। यहां पर पास होने की प्रायिकता को 1/3 लिखा है ना, ये P2 पहला छात्र पास हुआ उसकी प्रायिकता कितनी है, 1/3 है। दूसरा छात्र पास हुआ उसकी प्रायिकता कितनी है, 1/4 है। तीसरा छात्र फेल हो गया तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 4/5 है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, 2 कम से कम 2 पास होने चाहिए। पहला पास हो गया, दूसरा पास, मतलब A पास हो गया, B पास हो गया, लेकिन C पास नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखो ऐसा भी हो सकता है कि P1 हमारा ये पास हो रहा है और ये P2 हमारा है वो मान लो ये फेल हो रहा है ना। ये दूसरा वाला जो B छात्र है वो हमारा फेल हो रहा है और P3 ये पास हो रहा है, तो 2 के कम से कम पास होना चाहिए। 2 पास है, यहां भी देखो 2 पास है तो 1 फेल हो गया। यहां ऐसा हो सकता है कि अगर पहला वाला जो A छात्र है वो फेल हो जाए और दूसरा B वाला और तीसरा
वाला ये दोनों पास हो जाए, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पास हो जाए, P1 P2 P3 यहां गुणा करके लिख दें। पहला पास होना की प्रयिकता P1 है, दूसरे के पास होने की प्रयिकता P2 है और तीसरे के पास होने की प्रयिकता P3 है। ठीक है, तीनों पास हो सकते हैं। दो पास हो, यहां पर देखो दो पास हैं, कम से कम दो पास हैं, यहां भी कम से कम दो पास हैं, दो पास एक फेल, यहां भी वही बात है, दो पास एक फेल, यहां तो तीनों पास है, तो कम से कम दो पास हो रहे हैं हर जगह पर। तो इनकी प्रयिकताएं देखो कितनी कितनी दी गई है, 1/3 इंटू में 1/4 इंटू में P3 बार, यहां पर लिख देते हैं 4/5। ठीक है, प्लस अब P1 देखो कितना लिखना है, 1/3 लिखना है, P2 बार मतलब यहां पर फेल होने की प्रयिकता कितनी है, 3/4 लिखना है, और तीसरा छात्र जो C है उसके पास होने की प्रयिकता कितनी है, 1/5 है, तो यहां लिखते हैं 1/5 प्लस, अब देखो पहले ही वाला फेल हो गया तो पहले के फेल होने की प्रयिकता लिखनी है 2/3, दूसरा वाला पास हो रहा है उसकी प्रयिकता कितनी है, 1/4 है, तीसरा वाला पास हो रहा है उसकी प्रयिकता 1/5 है, और इसके बाद में यहां पर तीनों पास हो रहे हैं उनकी प्रयिकताएं हैं 1/3 गुणे 1/4 गुणे 1/5 लिख लें। ठीक है बच्चों, इसको हल करोगे तो कम से कम दो के पास होने की प्रयिकता यहां ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए 4 से 4 आप कैंसिल करो, 1/5 और 3 का गुणा, 5 दिया 15, प्लस यहां भी देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, 1/5 को 20 लिखो, प्लस यहां देखिए 2 से इसको हम 2 बार कैंसिल कर सकते हैं, 1/5 दूनी 10 दिया 30, यहां 1/30 लिख दें, प्लस 1/में यहां पर 5 को 20 दिया 60। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका एलसीएम कितना आएगा, यहां लिख लेते हैं, इनका सबका एलसीएम 60 ले लें, और इसके बाद में देखो 15 चौको 60 यहां 4 लिखेंगे, प्लस 20 तिया 60 यहां 3 लिखेंगे, प्लस 30 दूनी 60 यहां 2 लिखेंगे, और इसके बाद 60 एकम एक बार। ठीक है, 4 3 7 और 7 2 9 और 1 10, 10/60 मतलब यहां से कैंसिल करोगे 1/6, कम से कम 2 के पास होने की प्रयिकता 1/6 होगी। ठीक है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है। ठीक, चलिए नोट करें इसको। अब और इसके बाद आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को देखते हैं, लिखता है 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रयिकताएं क्रमशः दी गई हैं 1/3, 1/4, 1/5 हैं, तो उनमें से कम 2 के उत्तीर्ण होने की क्या प्रयिकता है, यह पूछा गया है। कम से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रयिकता मतलब 2 उत्तीर्ण हो सकते हैं, कम से कम 2 हो सकते हैं, 3 भी उत्तीर्ण हो सकते हैं, तो 2 के उत्तीर्ण होने की प्रयिकता प्लस 3 के उत्तीर्ण होने की प्रयिकता आपसे पूछी गई है। समझ लेते हैं बड़े आराम से। देखो इस प्रश्न को, यहां पर 3 छात्र हैं, इनके नाम नहीं दिए गए, हम अगर नाम रख लें कि पहला छात्र कोई ए है, दूसरा छात्र बी है, तीसरा छात्र सी है, यहां पर नाम रख देते हैं इनकी। ठीक है, माना 3 छात्र ए, बी व सी हैं। ठीक है, जिनकी पास होने की प्रयिकताएं मतलब ए के पास होने की प्रयिकता, पास का मतलब उत्तीर्ण, पास का मतलब उत्तीर्ण, ए के उत्तीर्ण होने की प्रयिकता कितनी दी गई है, ए के उत्तीर्ण होने की प्रयिकता को अगर हम P1 से लिख लें, पहला छात्र है उसके उत्तीर्ण होने की प्रयिकता को हम P1 लिख लें, तो उत्तीर्ण होने की प्रयिकता दी गई है, पहला वाला छात्र उत्तीर्ण होने की प्रयिकता 1/3 दी गई है। छात्र बी कोई दूसरा छात्र है, उसकी उत्तीर्ण होने की प्रयिकता को P2 से लिख लें, यह हमें दिया गया है कितना, 1/4 दिया गया है। तीसरा छात्र कोई सी है, उसकी उत्तीर्ण होने की प्रयिकता को P3 से लिख लिया जाए तो यह दिया गया है 1/5। ठीक है, ये तो तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रयिकता है। अगर ये उत्तीर्ण नहीं हो रहे मतलब अनुत्तीर्ण हो रहे, तो उनके अनुत्तीर्ण होने की क्या प्रयिकता है यहां पर लिख सकते हो। अतः ए के मतलब पहले वाले छात्र के अनुत्तीर्ण होने की क्या प्रयिकता है, ए के अनुत्तीर्ण होने की प्रयिकता बराबर, यहां पर अगर उत्तीर्ण होने की प्रयिकता को हमने P1 से लिखा है तो अनुत्तीर्ण होने की प्रयिकता को हम P1 बार से ऐसे लिख सकते हैं, है ना। कैसे निकालोगे, उत्तीर्ण होने की 1/3 है तो अनुत्तीर्ण होने की 1 में से घटा दो, 1 - 1/3 बराबर में क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है,
बिल्कुल ठीक इसी प्रकार बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता को हम P2 बार से लिख लें, 1 माइनस क्या लिखेंगे 1/4 मतलब 3/4 लिखेंगे। और इसके बाद तीसरे छात्र के अनुत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता को हम P3 बार से लिखेंगे 1 माइनस 1/5 और ये हमें 4/5 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो तीनों के पास होने की प्रयाक्ताएं ये हैं, तीनों के फेल होने की अर्थात अनुत्तीर्ण होने की प्रयाक्ताएं ये दी गई हैं। ठीक है, अब क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है, कम से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता बताओ। तो यहां पर लिखो कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता, कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता बराबर क्या लिखोगे, 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता किन्हीं 2 लिख सकते हो, है ना, किन्हीं 3 में से कोई 2 छात्र उत्तीर्ण हो, तो यहां पर आप लिखो किन्हीं 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता प्लस तीनों छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता। यहां इस बात को ध्यान से समझो। ठीक है, क्या कहता है, किन्हीं 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता प्लस तीनों छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता, मतलब कम से कम कहा है ना, ज्यादा से ज्यादा तो कहा नहीं है, 2 भी हो सकते हैं या फिर कभी 3 भी छात्र उत्तीर्ण तो हो सकते हैं। तो तीनों छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता, यहां पर देखो ध्यान दें, किन्हीं 2 के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता, मतलब यहां पर कोई 2 पास हो रहे हैं तो उसके साथ साथ में 1 फेल हो रहा है, ऐसे समझो, है ना। तो आप ऐसे लिख दो, पहला पास हो गया, दूसरा पास हो गया, तो पास होने की प्रयाक्ताएं ये हो गई, तीसरा मान लो फेल हो गया, ये P3। यहां पर तीसरे वाले छात्र की जो अनुत्तीर्ण हुआ है उसकी प्रयाक्ता कितनी है, 4/3, जिसको हमने P3 बार लिखा है। ठीक है, तो पहले दोनों पास हो गए, तीसरा वाला अनुत्तीर्ण हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला पास हो जाए, ये दूसरा वाला अनुत्तीर्ण हो जाए, तीसरा वाला फिर उत्तीर्ण हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है पहला वाला अनुत्तीर्ण हो जाए, दूसरा वाला उत्तीर्ण हो जाए, तीसरा वाला उत्तीर्ण हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों उत्तीर्ण हो जाएं, ये भी संभावनाएं बिल्कुल हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इनके मान पुटअप कर दो तो बस कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता ज्ञात हो जाएगी। P1 मतलब 1/3 इंटू P2 मतलब 1/4 इंटू P3 बार मतलब 4/5, इसके बाद प्लस P1 1/3, P2 बार मतलब अनुत्तीर्ण होने की, दूसरे वाले छात्र के अनुत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता कितनी है, 3/4 इंटू P3 का मतलब तीसरे वाले छात्र की उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता, प्लस पहला वाला अनुत्तीर्ण हो रहा है तो प्रयाक्ता लिखनी है 2/3 इंटू में दूसरा उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता 1/4 और तीसरे के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता 1/5 है, प्लस अब तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ताएं लिखनी है 1/3 गुणे 1/4 गुणे 1/5। ठीक है, इसको हल करोगे बस सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा भाई, 2 के उत्तीर्ण होने की, कम से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रयाक्ता ज्ञात हो जाएगी। देखो बच्चों 4 से 4 आप यहां कैंसिल कर दो, 3 से 3 यहां भी कैंसिल हो रहा है, और इसके बाद 2 से ये 2 बार कैंसिल हो रहा है। अब देखो यहां पर क्या बच रहा है, ऊपर तो 1 मिल रहा है, नीचे देखो 4 5 और 3 का गुणा 5 तिया 15 लिख दें, बिल्कुल ठीक है, प्लस यहां पर देखो ऊपर 1 है, नीचे कितना है 5 तिया 15 चौको 60, यहां लिख दें 60। ठीक है, और इसके बाद में देखो सॉरी कुछ गलत लिख दें, देखो 5 चौको 20 लिखना है ना, ये तो इधर हो गया ना 5 तिया 15, ठीक है, 5 चौको क्या लिखना है 20 लिखना है, 20 लिख देते हैं, प्लस इधर देखो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यहां पर 1/30 आएगा, प्लस यहां पर कितना आएगा 1 में 5 चौको 20 तिया 60। ठीक है, इसके बाद देखो 60 एलसीएम लें, और यहां पर 15 चौको 4 बार, प्लस यहां पर 20 तिया 60 3 बार, प्लस 30 दूनी 60 2 बार, प्लस ये 1 बार। तो अब 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 में 60, यहां 0 कैंसिल कर दो, 1/6,
कम से कम 2 पास 2 उत्तीर्ण होने की प्रयत्ता कितनी आएगी? 2 छात्रों के, कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रयत्ता 1/6 आएगी। ठीक है बच्चों, सिंपल सा काम है। कम से कम का मतलब कोई 2 तो किन्हीं 2 छात्रों के तो पास तो होना ही होना है, किन्हीं 2 छात्रों को पास होना है तो साथ साथ में एक फेल होगा, क्योंकि जब 3 छात्र हैं ना तो 2 पास होंगे तो एक जरूर फेल होगा। पहला पास हो गया, दूसरा पास हो गया, तीसरा फेल हो गया। यहां पर देखो पहला पास हो गया, तीसरा वाला पास हो गया तो दूसरा फेल हो गया। यहां पर क्या है, पहले ही फेल हो गया, दूसरा वाला पास हो गया, तीसरा वाला पास हो गया, यहां पर तीनों पास हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से कम 2 छात्रों के पास होने की प्रयत्ता आपको मिल जाएगी। करेक्ट है बच्चों। चलिए एक और खास प्रश्न आगे देखते हैं आप। यहां पर कहता है एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है। कोई व्यक्ति ए है वो 70% घटनाओं में सही बोलता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा व्यक्ति बी कोई है वो 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में दोनों के एक दूसरे से सहमत होने की क्या प्रयत्ता है? मतलब कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि दोनों एक दूसरे से सहमत हो जाए, मतलब दोनों सत्य बोलने लगे तो सहमत हो जाएंगे, या फिर दोनों असत्य बोलने लगे तो सहमत हो सकते हैं। तो ऐसी कोई एक घटना है जिसमें एक दूसरे से वो सहमत हैं, तो सहमत होने की क्या प्रयत्ता है बच्चों? यहां पर समझते हैं बड़े आराम से। पहली तो इसको हल यहां पर लिख देते हैं, सॉल्व। तो कोई घटना जो सत्य बोलने की घटना है, ए व्यक्ति है वो सत्य बोलता है, उसकी घटना को हम E1 लिख लेते हैं। देखो ए के सत्य बोलने की घटना हमने लिख ली बराबर क्या, E1, और बी के सत्य बोलने की घटना को हमने लिख लिया E2। ठीक है, अब 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, मतलब E1 जो घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, PE1 का मान कितना हो जाएगा, मतलब सत्य बोलने की प्रयत्ता कितनी हो जाएगी। तो आपको कहना है 70%, मतलब 70/100, मतलब 7/10 लिख देना है। यहां पर सत्य बोलने की जो घटना है वो अगर E1 है तो सत्य ना बोलने की घटना क्या हो जाएगी बच्चों? यहां पर लिख देते हैं, पहले काम तो यही कर लेते हैं। ए के सत्य बोलने की घटना को E1 लिख लिया, बी के सत्य बोलने की घटना को E2 लिख लिया। तब ए के सत्य ना बोलने की घटना को क्या लिखोगे कि घटना को हम लिखेंगे E1 लिखेंगे, और बी के सत्य ना बोलने की घटना को हम E2 लिखेंगे। ठीक है, अब समझते हैं। अब यहां पर समझते हैं जो घटना E1 घटी है उसकी प्रयत्ता कितनी हो जाएगी, मतलब ए के सत्य बोलने की प्रयत्ता कितनी हो जाएगी, 70% का मतलब 70/100 लिखोगे और बराबर में 7/10। ठीक है, इसी प्रकार बी के सत्य बोलने की घटना है E2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब दूसरा व्यक्ति बी जो व्यक्ति है वो सत्य बोलता है, उसकी प्रयत्ता कितनी हो जाएगी, 60%, मतलब 60/100 लिखना है बराबर में 6/10। ठीक है, अब इसके सत्य ना बोलने की प्रयत्ता कितनी हो जाएगी? देखो जो पहला व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसकी प्रयत्ता तो ये है, और पहला व्यक्ति अगर सत्य नहीं बोल रहा है उसकी प्रयत्ता को हम PE- लिखेंगे, PE1 बराबर कितनी हो जाएगी, 1 - 7/10 लिखो, और 10 एकम 10 में से 7 घटाओ 3, 3/10 लिखोगे। तथा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार दूसरा कोई जो व्यक्ति है बी, उसके सत्य न बोलने की प्रयत्ता को कैसे लिखोगे, PE2 लिखोगे, बराबर 1 में 6/10 लिख दो, बराबर में 6 एकम 6 और यहां से 4 बचेगा, 4/10। ठीक है, करेक्ट है बच्चों। तो पहला व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसकी प्रयत्ता है 7/10, और दूसरा व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसकी प्रयत्ता है 6/10, जबकि पहला व्यक्ति असत्य बोलने की प्रयत्ता उसकी कितनी है, 3/10 है। दूसरे व्यक्ति बी व्यक्ति की असत्य बोलने की प्रयत्ता कितनी है, 4/10 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों यहां पर दोनों एक दूसरे से सहमत 2 कंडीशन में हो सकते हैं, दोनों सत्य बोलते हैं तो एक दूसरे से सहमत हो जाएंगे, या फिर दोनों ही असत्य बोलते हैं तो भी एक दूसरे से सहमत हो जाएंगे। यहां पर देखो, यहां पर आपको लिखना है दोनों एक दूसरे से सहमत
एक दूसरे से सहमत हो सकते हैं, दो स्थितियों में हो सकते हैं। एक दूसरे से सहमत दो स्थितियों में हो सकते हैं। कौन कौन सी स्थितियों में सहमत हो सकते हैं? नंबर एक, यदि दोनों सत्य बोलते हैं। यदि दोनों सत्य बोलते हैं, ये कौन सी घटना हो जाएगी? अगर दोनों सत्य बोलते हैं तो आपको यहां पर लिखना है अर्थात घटना, सत्य बोलने की घटना क्या हो जाएगी? दोनों मतलब कॉमन हो गया है ना, तो क्या लिखना है? E1 इंटरसेक्शन E2 लिखना है। और यहां पर यदि ऐसा हो जाए कि दोनों ही असत्य बोलने लगे तो अभी एक दूसरे से सहमत हो जाएंगे, तो यहां लिखें यदि दोनों असत्य बोलते हैं, अर्थात इसकी घटना को क्या लिखोगे? दोनों असत्य बोलते हैं तो ये घटना कौन सी हो जाएगी? ये घटना हो जाएगी E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश हो जाएगी। ठीक है। अब बच्चों यहां पर ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? अपवर्जी घटना है। तो यहां पर अभीष्ट घटना की प्रयोक्ता कैसे निकालोगे? यहां लिख दें, क्योंकि दोनों घटनाएं अपवर्जी घटनाएं हैं, दोनों घटनाएं अपवर्जी घटनाएं हैं, अतः अभीष्ट घटना की प्रयोक्ता, अभीष्ट घटना कोई मान लेते हैं, अभीष्ट ई है हमारी, है ना, अभीष्ट घटना ई की प्रयोक्ता कैसे निकालोगे? यहां पर लिखना है पीई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां इस घटना, दोनों घटनाओं की प्रोबेबिलिटी का योग कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, और यहां लिख दें प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश लिखेंगे। ठीक है। अब इसको हल कर लो, काम हो जाएगा। यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 को क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिख सकते हैं, प्लस यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश को बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डैश इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश लिख सकते हैं। ठीक है। अब इनके सबके मान मारो। प्रोबेबिलिटी ऑफ P बराबर देखो क्या रखना है आपको? लिखना है 7/10, यहां लिख देते हैं 7/10 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 को क्या लिखोगे? 6/10 लिखोगे, 6/10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 डैश, यहां पर देखो कितना लिखना है? 3/10 लिखना है, ये हो गया 3/10 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डैश, यहां पर 4/10 लिखना है, 4/10। ठीक है। यहां पर देखो 7 छंग 42 लिख दो और बटे में ये 100 हो जाएगा, प्लस यहां से 4 तिया 12 बटे में यहां पर 100 हो जाएगा, ऊपर यहां 2 2 4 और ये आपका 4 और 1 5, 54/100 लिख दो। 54/100 लिख दो, या डिवाइड करके लिखना चाहो तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27/50 भी इसको लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो यहां पर अगर ये एक दूसरे से सहमत हैं तो सहमत होने की जो प्रयोक्ता है वो कितनी हो जाएगी? 27/50। ठीक है। या फिर इसको 54/100 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है। तो बच्चों इसको ऐसे याद रखो कि दोनों व्यक्ति कुछ सही बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं। यहां पर ये पहला व्यक्ति ए है, वो 70% सही बोल रहा है, 30% गलत बोल रहा है। तो ऐसे ही कह सकते हो 70% अगर सही बोल रहा है, सही बोलना, ए व्यक्ति अगर सही बोल रहा है उसकी घटना को हमने E1 नाम दे दिया। दूसरा व्यक्ति बी है, वो 60% घटनाओं में सत्य बोल रहा है, इस घटना को हमने E2 नाम दे दिया है। दूसरा व्यक्ति के सत्य बोलने की घटना E2 है ना। तो अगर ये सत्य बोलना है, सत्य बोलने की घटना को E1 नाम दे दिया तो असत्य बोलने की घटना E1 डैश हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार बी के सत्य बोलने की घटना को E2 नाम दे दिया है तो बी के असत्य बोलने की, सत्य ना बोलना या असत्य बोलना एक ही बात है, उसको हम E2 डैश से कहेंगे। ठीक है। तो इनकी प्रयोक्ता हम निकालेंगे। पहला व्यक्ति ए है, उसके सत्य बोलने की प्रयोक्ता कितनी है? यहां पर देखो 70%, तो 70/100 लिखो, 7/10 हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति बी है, उसके 60% सही बोलता है, तो इस घटना की प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी? 60/100 मतलब 6/10 हो जाएगा। सही नहीं बोल रहे हैं तो उनको एक में से घटा के लिख दो, है ना। दोनों की अगर असत्य बोलने हैं, असत्य बोलने की प्रयोक्ता निकालनी है तो एक में से घटा के निकालो।
यहां भी देखो दूसरे व्यक्ति के असत्य बोलने की प्रायिकता कितनी, एक में से घटा के निकाली है। अब ये दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, प्रश्न ये कहता है दोनों व्यक्ति एक दूसरे से सहमत है, तो सहमत दोनों स्थितियों में हो सकते हैं। भाई एक दूसरे की बात मान रहे हो, मतलब दोनों सत्य बोल रहे हो तो एक दूसरे से सहमत हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं एक सही बोल रहा है एक गलत बोल रहा है तो सहमत हो ही नहीं सकते। या फिर ऐसा हो कि दोनों ही झूठ बोल रहे हो, दोनों सत्य बोले या दोनों असत्य बोले तो एक दूसरे से सहमत होंगे। तो सहमत होने की दो स्थितियां हो गई। पहली स्थिति हमने लिखी, यदि दोनों सत्य बोल रहे हैं तो ये घटना क्या कहलाएगी, इंटरसेक्शन कहलाएगी। और यदि दोनों असत्य बोल रहे हैं तो ये भी घटना इंटरसेक्शन में, लेकिन असत्य बोलने की घटना है ना, तो यहां पर क्या लिखना है, पी ये E1 का डैश और ये E2 का डैश का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये घटनाएं हो गई, इनकी प्रायिकता का योग अभिष्ट घटना की प्रायिकता हो जाएगा, है ना। क्योंकि अपवर्ती घटना है तो क्या करना है, P बराबर क्या लिखना है, P1 इंटरसेक्शन E2 प्लस P E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। और यहां पर देखो इंटरसेक्शन की प्रायिकता कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये, और मान रखिए आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं। यहां पर कहता है एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित और 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तथा साथ साथ में कहता है 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यदृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात करिए कि वह गणित पढ़ता है जबकि वह जीव विज्ञान भी पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है ना। ये पहले से ज्ञात है कि वो जीव विज्ञान पढ़ता है, तो गणित के पढ़ने की क्या प्रायिकता है, मतलब यहां पर कंडीशन लगा दी गई है ना, सशर्त प्रायिकता है आपकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहां पर ये प्रश्न है। यहां दूसरे प्रश्न में कहता है कि जीव विज्ञान पढ़ने की क्या प्रायिकता है ये बताइए, जबकि यह ज्ञात है कि वो गणित पढ़ता है। तो गणित तो पढ़ता है लेकिन जीव विज्ञान के पढ़ने की प्रायिकता आपसे पूछ ली गई है, यहां भी आपको यहां शर्त दी गई है। तो पहले तो हमें ये लिख लेना है जो हमें दिया गया है। यहां पर देखो जो गणित बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित पढ़ रहे हैं। तो गणित पढ़ने वालों के लिए गणित का मतलब मैथ एम लिख लेते हैं, है ना। तो गणित पढ़ने वालों के लिए हमने एम से अगर डिनोट किया है तो उस एम का मतलब गणित पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बराबर कितनी हो जाएगी, 40%, मतलब 40/100। 40/100 मतलब 4/10 लिख सकते हो। बायोलॉजी को 20 से लिख दें तो यहां पर बायोलॉजी पढ़ने वाले छात्र जो हैं उनकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 20% है, यहां पर लिखेंगे 20/100 और बराबर में यहां पर लिखेंगे 2/10। इसके बाद गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन हो गया। यहां पर कह सकते हैं कि जो गणित पढ़ते हैं और जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उनका इंटरसेक्शन कर दें तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता कितनी है, यहां पर 10%, मतलब 10/100 लिख सकते हैं या 1/10 लिख लें। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो बातें हमें पूछी गई, ये तो बातें इतनी दी गई थी, यहां पर जो पूछी गई है प्रश्न उनके आंसर देखो। वह गणित पढ़ता है, मतलब गणित पढ़ने की प्रायिकता बताओ जबकि वो बायोलॉजी, यह ज्ञात है कि वो बायोलॉजी पढ़ता, मतलब जीव विज्ञान पढ़ता है। तो जीव विज्ञान तो पढ़ता है लेकिन गणित के पढ़ने की प्रायिकता क्या है ये पूछी गई है। तो पहले क्या फॉर्मूला होता है, सशर्त प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन बटे में पीबी, है ना। क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी लिखना है और अपॉन में नीचे पीबी लिखना है। ठीक है, अपॉन में पीबी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई है, 1/10 और बटे में पीबी, और पीबी का मान हमें दिया गया है 2/10। 2/10 दिया गया है, 10 से 10 कैंसिल कर दें, 1/2। ठीक है, इसके बाद में यहां देखो दूसरे प्रश्न के लिए, दूसरा प्रश्न कहता है कि जीव विज्ञान पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनकी प्रायिकता बताइए जबकि यह ज्ञात है कि वो गणित पढ़ता है। तो जीव विज्ञान पढ़ने वाले की प्रोबेबिलिटी बताइए जबकि वो गणित पढ़ता है। यहां पर देखो गणित तो पढ़ रहा है लेकिन जीव विज्ञान पढ़ने वाले की जो छात्र हैं उनकी प्रायिकता आपसे पूछ ली गई है। तो वही फॉर्मूला इसमें भी लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एम। बच्चों बी इंटरसेक्शन एम लिखें या एम इंटरसेक्शन बी लिखें, एक ही बात होती है, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यहां लिखना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/10 दिया गया है, अपॉन में पीएम, और पीएम का मान यहां पर 4/10 दिया गया है। 10 से 10 कैंसिल करोगे, यहां से 1/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो दोनों के आंसर हैं। ठीक है बच्चों, आसान सा प्रश्न था।
चलिए एक और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहां लिखा है एक थैले ए में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले बी में 6 लाल और 3 काली गेंदें हैं। कहता है एक गेंद थैले ए से निकालकर थैले बी में स्थानांतरित कर दी जाती है, इसके बाद बी से एक गेंद निकाली जाती है, उसके लाल होने की क्या प्रयोज्यता है। ऐसे समझो दो थैले हैं, पहले वाले थैले में 5 लाल और 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है, और उसमें से एक गेंद निकाल के दूसरे थैले बी में डाल दी जाती है। तो बच्चों जब एक थैले से गेंद निकाल के दूसरे थैले में डाली जाएगी तो वो गेंद आपकी काली रंग की भी हो सकती है, लाल रंग की भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर लाल और काली दोनों गेंदें हैं, दोनों तरीके की गेंदें हैं। यहां से इसमें से एक गेंद निकाल के यहां पर डाली गई है दूसरे वाले थैले में, तो ये लाल रंग की हो सकती है या फिर काले रंग की हो सकती है। लाल रंग की या काले रंग की मतलब दो घटनाएं घटित हो रही हैं, है ना, दो घटनाएं। यहां पर दोनों घटनाओं को इस प्रकार लिख लेते हैं। माना E1 एक घटना है, मान लिया E1 घटना क्या है, पहले थैले से, माना E1 घटना क्या है, पहले थैले से एक लाल गेंद निकाल कर दूसरे थैले बी में, है ना, दूसरे थैले में, ऐसे ही लिख दो, दूसरे थैले में डालने की घटना, ये हमारी एक घटना हो गई E1। ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले वाले थैले से लाल की जगह काली गेंद निकाल के रखी गई हो, ऐसे भी हो सकती है। तो ये पहले थैले से एक काली गेंद निकालकर दूसरे थैले में डालने की घटना को हमने E2 नाम ले लिया, ठीक है। अब बच्चों आप यहां पर कह सकते हो इस घटना के घटने की प्रयोज्यता क्या हो जाएगी, PE1 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब पहले थैले से लाल गेंद निकालकर दूसरे थैले में डालने की घटना, इसकी प्रयोज्यता कितनी हो जाएगी। तो यहां पर देखो कितनी टोटल 9 गेंदें हैं, 4 लाल हैं, तो उसमें से एक गेंद निकाली जाएगी, तो अनुकूल 4 और बटे 4 5 9, कुल कितनी है 9, ठीक है। तो इसमें से एक लाल गेंद निकालकर दूसरे थैले में डालने की जो घटना है उसकी प्रयोज्यता कितनी हो जाएगी, 4 बटे 9 हो जाएगी। और इसी प्रकार दूसरे घटना के घटने की प्रयोज्यता अर्थात एक काली गेंद को निकाल करके दूसरे थैले में डालने की जो घटना है उस घटना की प्रयोज्यता कितनी हो जाएगी, तो आपको लिखना है 5 बटे 9 हो जाएगी, क्योंकि 5 काली गेंदें हैं। अगर काली गेंद निकाल के डाली जा रही है तो उसकी प्रयोज्यता कितनी हो जाएगी, 5 बटे 9 हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब हुआ ये बच्चों कि यहां से हमने इस वाली पहली वाली जो आपकी थैली है उस थैले से एक बॉल निकाल के दूसरे थैले में जब डाल दी, तो अब दूसरे वाले थैले से एक बॉल निकाली नहीं है और वो लाल रंग की है, तो उस घटना को यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, तथा माना दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की घटना, इसको हम यहां पर ई नाम दे देते हैं, ठीक है। माना दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की जो घटना है वो क्या है, ई है। दूसरे थैले से हम लाल गेंद निकाल रहे हैं, उस लाल गेंद निकालने की क्या प्रयोज्यता है, यही तो पूछी गई है। तो बच्चों यहां पर लिख दो, यदि पहली घटना घटित हो चुकी है, मतलब यहां से लाल गेंद निकाल के हमने अगर दूसरे थैले में डाल दी, तो उसके लाल होने की, दूसरे थैले से लाल गेंद होने की क्या प्रयोज्यता है। यहां पर ये लिख लो, जब पहली घटना E1 घटित हो चुकी हो, अर्थात हो चुकी हो मतलब घटित हो चुकी हो मतलब पहली वाले थैले से एक लाल गेंद दूसरे में डाली जा चुकी हो, तब दूसरे थैले में बॉलें कितनी हो जाएंगी, दूसरे थैले में यहां पर जो पहले 6 लाल बॉल थी वो 7 हो जाएंगी, क्योंकि एक इसमें से इसमें डाल दी गई है, ठीक है। तो अब दूसरे थैले में
7 लाल तथा काली तो जितनी थी वही रहेंगी, 3 काली गेंदें होंगी, तो इसकी प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी? देखो यहां पर लाल, तब लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता कितनी होगी? तब लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता बताओ कितनी होगी? तो लाल गेंद निकालने की जो प्रयोक्ता होगी उसको हम यहां पर किस प्रकार लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे, देखो लाल गेंद, घटना E1 तो घटित हो चुकी है, घटना E1 घटित हो चुकी है, तो घटना E के घटने की प्रयोक्ता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, सह प्रतिबंध प्रयोक्ता हो गया। घटना E1 घटित हो चुकी है तो दूसरे वाले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको लिखना है, देखो टोटल लाल गेंदें अब 7 हो गई, तो 7/10 लिख दो। ठीक है, यहां से लाल गेंद निकलेगी तो उसकी प्रयोक्ता कितनी हो जाएगी? 7/10 हो जाएगी। तथा यदि दूसरी घटना घटित हो चुकी हो, घटना E2 घटित हो चुकी हो, E2 हो चुकी हो, तो अब देखो अगर यह घटना हुई हो कि भाई काली गेंद को उधर पहुंचाया गया हो दूसरे वाले में, तो अब काली 4 हो जाएंगी, 6 तो हमारी लाल तो 6 रहेंगी, लेकिन काली कितनी हो जाएंगी? तो अब काली 4 हो जाएंगी। तो यहां लिखना है, यदि E2 घटना घटित हो चुकी है तो दूसरे थैले में 6 लाल व 4 काली गेंदें होंगी, तब दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता, तब दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता, तो दूसरे थैले से लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता कैसे लिखोगे? देखो यहां पर इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर E2 घटना तो घटित हो चुकी है, तब दूसरे वाले थैले से लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 बराबर में टोटल 10 बॉल हो गई, लेकिन यहां पर 10 में से ये कह सकते हैं लाल तो 6 है ना, तो लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता निकालनी है, इसलिए अनुकूल हो गई 6 और टोटल 6 और 4 10, 6/10। ठीक है, अब यहां पर देखो लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता, अभीष्ट प्रयोक्ता यहां लिख सकते हो, अभीष्ट प्रयोक्ता देखो यहां पर हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा दें, मतलब संपूर्ण प्रयोक्ता का प्रमेय से, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से क्या होता है? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, अभीष्ट प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली घटना इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2। ठीक है, यही तो सहप्रतिबंध, यही तो संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय होता है। बस यहां पर देखो पहली घटना P/E1 हमने निकाला है कितना? 4/9, इनटू में E1 घटना घटित हो चुकी है, तब घटना E के घटने की प्रायिकता को क्या है? ये 7/10 लिखना है, 7/10 प्लस P/E2, यहां पर P/E2 कितना है? 5/9 लिखना है, 5/9 लिखो, गुणे में P/E/E2 कितना लिखोगे? 6/10 लिखोगे, यहां लिख देते हैं 6/10, तो ये हमारे पास 7 चौको 28 बटे में 10 निम्न 90 लिखो, प्लस 5 छक्का 30 बटे में यहां पर 90 लिख दो। ठीक है, 0.8 और ये हमारे पास 58 बटे में 90। ठीक है, 2 से डिवाइड करना चाहो 29/45 लिख दो। ठीक है, ये बच्चों आंसर आएगा। करेक्ट है। तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय पर आधारित ये प्रश्न था, और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से आगे आपके पास बेज थ्योरम आता है एक। अब बेज थ्योरम का अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो बच्चों, इस प्रश्न को यहां तक लिखता है, एक व्यक्ति 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। 4 कोई बातें करता है, उसमें से 3 बार वो सही बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है, ऐसे समझो, है ना। 4 में से 3 बार सत्य बोलता है तथा पांसा उछाल के ये बतलाता है, पांसा उछाला और उसने बताया कि आने वाली संख्या 6 है। तो बच्चों
हम ये कह सकते हैं कि 6 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि उसने 4 में से केवल 3 ही बार तो सत्य बोलता है, एक बार तो गलत भी बोलता है। तो हो सकता है कि आने वाली संख्या 6 निकल के आए और ना भी निकल के आ सकती है, ऐसा भी संभव है। तो प्रायिकता इस बात की बताइए कि 5 पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि आने वाली संख्या वास्तव में 6 है? तो यहां पर समझ लेते हैं। इस प्रकार से हम मान लें कि उसने बताया कि 6 है, 6 आने की घटना इवन मान लेते हैं, 6 ना आने की घटना को E2 मान लेते हैं। यहां पर 2 घटनाएं हो सकती हैं। मान लिया, माना इवन घटना क्या है, 5 पर 6 आना, ये आपकी एक घटना है इवन, और 5 पर 6 ना आना ये E2 घटना हो गई है ना। 5 पर 6 ना आना ये हमारी घटना हो गई E2। ठीक है, अब देखो यहां पर ऐसे समझो कि इस घटना इवन की क्या प्रायिकता होगी, मतलब 6 आने की क्या प्रायिकता होगी। बच्चों कभी कोई पांसा जब उछाला जाता है, देखो ये घटना है इवन और यहां हमने लिख दिया ये घटना है E2। जब भी कभी पांसा उछाला जाता है तो पांसे को उछालने पर परिणाम 6 मिलते हैं। 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 अथवा 4 अथवा 5 अथवा 6 मिल सकता है। तो 6 मिल सकता है की प्रायिकता, यहां पर 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कह सकते हैं कि घटना इवन की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बराबर एक बार केवल 6 आ सकता है। घटनाएं टोटल कितनी, 6 परिणाम होते हैं, तो 1/6 इस घटना इवन की प्रायिकता हो गई, मतलब 6 आने की प्रायिकता 1/6 हो गई। तो 6 ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यहां कह सकते हैं घटना E2 के घटने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो लिखना है 5/6 हो जाएगी। एक में से घटा के लिख दो। इसके बाद यहां पर देखो 6 आया है, कहता है कि पांसे को उछालने पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो मान लिया कि ये 6 आ गया, क्या मान लिया, यहां पर 6 आने की घटना है ना, ये घटना को हमने E नाम दे दिया। 6 आना, पांसे पर कोई व्यक्ति बताता है, व्यक्ति के बताने के अनुसार व्यक्ति बताता है कि पांसे पर 6 आ रहा है, तो पांसे पर 6 आने की घटना यहां पर लिख दें E घटना है 6 आने की घटना, 6 आने की घटना, 6 आना ये हमारी घटना है E। ठीक है, अब बताओ कि ये बताता है कि भाई 4 में से 3 बार सही बोलता है। 6 घटना मतलब 6 तो आ चुका है, 6 तो आ चुका है, तो इसके ये इवन घटना से होने का की प्रायिकता कितनी है, मतलब 6 आने की क्या प्रायिकता है, अर्थात सत्य बोल रहा है, सत्य बोलने की क्या प्रायिकता है। तो कह सकते हैं सत्य बोलने की प्रायिकता है 3/4। 4 में से 3 बार सही बोलता है, तो अनुकूल तो ये है ना, और टोटल 4 में से 3 बार सही बोल रहा है, तो लिखना है 3/4, यहां पर इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, सत्य बोलने की प्रायिकता समझो, सत्य बोलने की प्रायिकता, सत्य बोलने की ये प्रायिकता है। और सत्य ना बोलने की प्रायिकता क्या क्या कहोगे, यहां पर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 बराबर इसको क्या कहोगे, E2 बराबर इसको क्या कहोगे, तो सत्य ना बोलने की प्रायिकता 1/4 लिख सकते हो, है ना। 3/4, 1 में से 3/4 घटाओ 1/4 बचेगा। ये है सत्य ना बोलने की प्रायिकता। क्या है, सत्य ना बोलने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, अब देखो बेज थ्योरम से हम यहां पर बेज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। यहां पर लिखते हैं बेज थ्योरम से, बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से क्या लिख दें यहां पर, बेज प्रमेय से इस बात की प्रायिकता यहां लिख देते हैं, इस बात की प्रायिकता, इस बात की प्रायिकता कि पांसे पर आने वाली संख्या, ऐसे लिख दो, पांसे पर आने वाली संख्या, पांसे पर आने वाली संख्या 6 है, जबकि वह वास्तविक में 6 है, वास्तविक 6 है, जबकि वह वास्तविक 6 है। अर्थात सत्य बोलने की क्या प्रायिकता है, आपको यहां पर लिखनी है सत्य बोलने की प्रायिकता।
कैसे निकालोगे यहां पर ऐसे लिख दें P E1 बाई ई, है ना, P E1 बाई ई, मतलब 6 तो आया है, 6 तो आ गया है, लेकिन वो सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने की प्रयोक्ता आपसे पूछा गया है। सत्य बोलने की प्रयोक्ता का मतलब क्या है? सत्य बोलने की प्रयोक्ता का मतलब ये है ना। तो क्या करना है यहां पर लिखना है P E1 इंटू में P E बाई E1, P E बाई E1 प्लस अपॉन में क्या होता है P E1 इंटू में यहां लिखते हैं P E बाई E1 और प्लस यहां लिखते हैं P E2 इंटू में P E बाई E2। यहां पर इनकी मान रख दें और आंसर मिल जाएगा। ठीक है देखो P E1 घटना 1/6 है इंटू P E बाई E1, ये कितनी लिखनी है? सत्य बोलने की प्रयोक्ता कितनी है? 3/4 है। अपॉन में यहां पर लिखना है 1/6 गुणे 3/4 लिखो, प्लस यहां पर P E2 5/6 लिख दें और इंटू में यहां पर क्या लिखना है? 1/4। ठीक है, इसको हल करोगे, आंसर यहां से लिख देते हैं। देखो 3 एकम 3/24 और अपॉन में क्या लिखना है? 3 एकम 3 में यहां लिखेंगे 24 प्लस ये 5/24, 5/24। ठीक है, इसको ऊपर 24 नीचे देखो 24 एलसीएम आएगा, कैंसिल कर दे, ऊपर 3 और नीचे 5 3 8, 3/8 बच्चों इसकी प्रयोक्ता आएगी। ठीक है, सत्य बोलने की प्रयोक्ता ऐसे कह सकते हो, है ना। वास्तव में बताया गया उसने 6 तो 6 आया है, इस बात की प्रयोक्ता कितनी है? 3/8। करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों प्रश्न है ये। आगे प्रश्न बढ़ाते हैं। इस प्रश्न में बच्चों कहता है एक रोगी डॉक्टर से मिलने ट्रेन, बस, स्कूटर या अन्य वाहन से जाता है जिसकी प्रयोक्ताएं दी गई हैं क्रमशः 3/10, 1/5, 1/10 या 2/5 दी गई हैं। ठीक है, ये अगर ट्रेन से मिलने जाता है तो ट्रेन से मिलने पर इनकी प्रयोक्ता कितनी है? 3/10 है। बस से जाता है तो उसकी प्रयोक्ता 1/5 है। स्कूटर से जाता है तो इसकी प्रयोक्ता 1/10 है और अन्य वाहन से जा रहा है तो इसकी प्रयोक्ता कितनी है मिलने की? 2/5 है। आगे कहता है यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से जाता तो उसके देर से आने की जो प्रयोक्ता है वो क्रमशः 1/4, 1/3 और 1/12 है। मतलब अगर ट्रेन से आता है तो ट्रेन कहीं रुक रही होगी, कहीं कुछ है ना, तो उससे देर हो रही है तो देर से आने की जो प्रयोक्ता है 1/4 है। बस से आ रहा है तो उसके देर से आने की प्रयोक्ता 1/3 है और स्कूटर से आ रहा है तो उसके स्कूटर से आने पर देर होने की प्रयोक्ता कितनी है? 1/12 है। आगे कहता है कि अगर किसी अन्य वाहन से आता है तो आने पर उसे देर नहीं होती है। मतलब अगर अन्य वाहन से आता है तो उसको बिल्कुल देर नहीं हो रही, तो वहां पर देर होने की जो प्रयोक्ता है वो कितनी है? 0 हो गई, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो कहता है यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की क्या प्रयोक्ता है? ट्रेन से अगर आ रहा है तो देर से आया तो उसकी देर से आने की क्या प्रयोक्ता है? ये प्रश्न पूछता है। यहां पर देखो बच्चों 4 घटनाएं हम मान सकते हैं। एक घटना E1 कोई मान ले कि भाई रोगी जो है डॉक्टर से मिलने गया अगर ट्रेन से, तो ट्रेन से मिलने की जो घटना है, ट्रेन से जाने की घटना है वो E1 मान लेते हैं। ठीक है, E1 क्या है? ट्रेन से जाने की घटना, ये E1 हमने मान लिया है। ठीक है, और E2 मान लें, ये क्या है? देखो ट्रेन के बाद क्या है? बस है, बस से जाने की घटना है, बस से जाने की घटना को हमने मान लिया E2। E3 मान लें स्कूटर से जाने की घटना को क्या लिख दें? यहां पर E3 लिख दें और इसके बाद में अन्य वाहन से ये E4 लिख दें। E4 घटना है वो अन्य वाहन से, किसी से भी जा सकता है, अन्य वाहन से अगर जा रहा है तो अन्य वाहन से जाने की जो घटना है वो E4 है। ठीक है, तो इन घटनाओं की अगर प्रयोक्ता की बात करें तो प्रश्न में दिया गया है कि इसकी प्रयोक्ता PE1 बराबर हमें दिया गया है कितनी? 3/10 दिया गया है। यहां पर इस घटना की प्रयोक्ता PE2 घटना की प्रयोक्ता दी गई है कितनी? 1/5 दिया गया है। E3 घटना के घटने की जो प्रयोक्ता है वो 1/10 दिया गया है और E4 घटना के घटने की जो प्रयोक्ता है वो दी गई है 2/5। ठीक है, इसके बाद में कहता है कि यदि वो ट्रेन से, बस से या स्कूटर से जाता है तो उससे देर से आने की प्रयोक्ता है। तो यहां पर देखो देर तो हो गई,
है ना, देर हो रही है तो देर से आने की जो प्रैक्ता है वो 1/4, बस से देर हो रही है तो उसकी प्रैक्ता 1/3, स्कूटर से देर हो रही है तो उसकी प्रैक्ता 1/12 है। तो यहां पर लिख दो, माना ई घटना कोई है, वो है देर से आने की घटना, देर से आने की घटना, देर से आने की घटना है, वो क्या लिख देते हैं, ई है। ठीक है, अब देखो देर से आने की जो घटना है उसकी प्रैक्ता, यहां पर देखो अगर ट्रेन से देर हो रही है तो देर से आने की जो प्रैक्ता है वो कितनी है, 1/4 दी गई है। यहां पर लिखो पी ई बटे में ई बन, है ना, ई बन, यहां पर लिख दो ई बन, मतलब कह सकते हैं ट्रेन से देर से आने की प्रैक्ता, है ना, देर से आने की प्रैक्ता। देर तो हो गई है लेकिन काहे से हुई है, ट्रेन से हुई है, तो ट्रेन से देर से आने की जो प्रैक्ता है वो दी गई है कितनी, 1/4 दी गई है। इसके बाद में यहां पर देखो बस से दूसरे नंबर क्या है, स्कूटर नहीं बस है ना, तो यहां पर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2, ये हमें दिया गया है कितना, 1/3 दिया गया है, 1/3 लिख दें। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 ये कितना दिया गया है, देखो ये हमें दिया गया है 1/12 दिया गया है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E4 बराबर आप क्या लिखोगे, 0। क्यों, क्योंकि यहां पर कहता है कि अन्य वाहन से आने पर उसको कोई देर नहीं होती है, तो उसकी प्रैक्टा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो यहां पर हमें बेज थ्योरम अप्लाई करना है, क्या लिखना है, बेज थ्योरम से, यहां लिख दें बेज प्रमेय से, बेज प्रमेय से क्या यहां लिखोगे, देर से आने की प्रैक्टा, कहता है कि ट्रेन से देर हो रही है तो ट्रेन से देर से आने की उसकी क्या प्रैक्टा है, यहां पर देखो लिख दो ट्रेन से आने पर देर से आने की प्रैक्टा, देर से आने की प्रैक्टा बराबर क्या लिखोगे, यहां पर बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो देर से तो आया लेकिन काहे से आया, ट्रेन से, यहां पर हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E की वैल्यू निकालनी है, मतलब ट्रेन से आया और देर आया, देर तो हो गई लेकिन ट्रेन से देर हुई है तो उसकी प्रैक्टा हमसे पूछी गई है। क्या लिखना है यहां पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 लिखना है, फिर अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में यही लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 लिखो, प्लस जितनी घटनाएं है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यहां अप्लाई करते हैं, तो PE1 इंटू में PE/E1 प्लस यहां क्या लिखोगे, PE2 दूसरी घटना है, PE2 इंटू में PE/E2 लिखो, और प्लस यहां पर PE3 इंटू में PE/E3 लिखो, और प्लस में यहां पर लिखोगे PE4 इंटू में PE/E4 लिखोगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों, इतना यहां पर देखो लिख देते हैं बराबर का निशान लगा के, यहां पर PE1 कितना है, देखो PE1 ये दिया गया है 3/10 यहां लिखो, इंटू PE/E1 देखो क्या है, E/E1 1/4 है, यहां लिख देते हैं 1/4, फिर बटे 3/10 गुणे 1/4 प्लस PE2 कितना है, 1/5 लिखो, इंटू में PE/E2 1/3 दिया गया है, 1/3 लिखो, प्लस यहां पर भी उसी तरीके से देखो PE3 का मान 1/10 है, इंटू में PE/E4 1/12 लिखना है, इंटू में 1/12 लिखो, प्लस इसके बाद में P4 2/5 लिखो, और इंटू में ये लिखना है आपको 0। ठीक है, यहां पर देर नहीं हुई तो इसकी प्रैक्टा क्या है, 0 है। बस इसको कैलकुलेट करोगे, देखो 3/40 ऊपर है, नीचे 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120 और ये हमारा 0 है। ठीक है, 3/40 बटे यहां से 120 एलसीएम आ जाएगा,
तो अब आपको 4 तिया 12, 3 त्रिका 9 यहां लिख दें, प्लस 15 8 120, 8 एकम 8 लिखो, प्लस और ये 20 120 का 120 एक बार, ठीक है। तो ये हमारा 40 तिया 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 त्रिका 9 बटे में यहां पर देखो 9 और 9 9 18, एक यहां से देखिए 1 बटे में 2, तो ये हमारे पास हो गया 1 बटे 2। अगर रोगी ट्रेन से आ रहा है तो ट्रेन से जो आने पर जो उसको देरी हुई है उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 बटे 2, ठीक है। ये है बच्चों प्रश्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि ये सब कुछ जो हम बता रहे हैं वो सब बोर्ड के ही हिसाब से है ना, आपकी जो एग्जाम आ रही है उसके हिसाब से सब कुछ जो भी प्रश्न बनाए हैं वो सब बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, वो सारे प्रश्न हैं। अगर बच्चों इससे आगे और प्रश्न अगर आप कंप्लीट करना है तो 13.1, 13.2, 13.3 ये सभी एक्सरसाइज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां पर जाओ और पूरे वीडियो एक एक करके अगर आप देखोगे तो सभी प्रश्नों के वहां पर हल दिए गए हैं, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक पिछले ईयर बच्चों हमने एक इसी बोर्ड एग्जाम पे ही वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी प्रेस करके आप वहां से उसको भी आप कंप्लीट कर लेना, बहुत अच्छे वहां भी प्रश्न है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए यहां पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते जरूर रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय।